नमस्कार, जय हिंद। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर आपके सामने लेकर आ गए हम। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। सभी पुराने और नए स्टूडेंट मिलकर लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोग शेयर कम कर रहे हो और वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन देख के जाइए। हम इतनी मेहनत करके आपको 100 क्वेश्चन बनाते हैं, तो कोशिश किया कीजिए पूरे क्वेश्चन आप याद कर लो, 100 के 100। कम समय में हमारा वीडियो आता है, हमारे चैनल की खासियत है। आपको ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, यहाँ पर कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए जो भी पहली बार आया है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रबड़ किसका उत्पादन है? तो रबड़ राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त होता है आपका लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लेटेक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक्रिलिन क्या है? तो एक्रिलिन ये आपका होता है फाइबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एक्रिलिन एक फाइबर होता है। औषध में पीड़क नाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला इनमें से कौन सा मिश्र है? तो औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, वो है आपका एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइजमेज जो एंजाइम होता है, ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रकृति में यदि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे तो सेल्यूलोज पाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेल्यूलोज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो बहुलक दिए गए हैं उनमें से आपका नाइलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, चमड़ा, रेशम प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होगा? तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को यदि आप पेट्रोल में मिला देंगे तो यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक हो जाएगा। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो कुकर में जो आपका हैंडल रहता है उसमें जो प्लास्टिक लगा रहता है वो रहता है आपका बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक क्वेश्चन और शामिल हो गया कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है बेकेलाइट, जो कुकर में लगाया जाता है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल कहा जाता है आपका टीएनजी तेल को। ऑप्शन नंबर ए टीएनजी को नोबेल तेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर आपका एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एथिलीन क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज इसके यौगिक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या जो कार्बोज हैं ये आपके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन राइट आंसर है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों में मधुर स्वाद, मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो यूरिया जो बनता है इसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया राइट आंसर है। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए गंधक के साथ उसको गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गंधक के साथ गर्म करना राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो रेयॉन के निर्माण में कच्चे माल के लिए सेल्यूलोज का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ राइट आंसर हो जाएगा, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। नायलॉन है एक क्या? तो नायलॉन जो है ये आपका पॉलीएमाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी पॉलीएमाइड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के से लेकर किसी भी एग्जाम की, तो हमने साइंस के और जीके के आपको 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में तैयार किए हैं। और ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये में मिलेगी। आप में से किसी को भी ये पीडीएफ परचेज करनी है 10,000 जीके के एमसीक्यू 99 रुपये में सिर्फ 1,000 बच्चों के लिए मिलेगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन
और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? तो इन दोनों के संघनन से आपको नायलॉन 66 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नायलॉन 66 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला कृत्रिम रेशा आपका नायलॉन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशम जो होता है इसका नाम है आपका डेक्रोन। ऑप्शन नंबर बी डेक्रोन राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम रेशे के लिए। लैक या लाह एक क्या है? तो लाख या लाह प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ये एक प्राकृतिक बहुलक है, लाख याद रखिएगा। मोम या वैक्स क्या होती है? तो मोम या वैक्स ये आपका एल्डिहाइड की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड की श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन, रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो इन सभी के जो कैबिनेट होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बेकेलाइट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉली एथिलीन का यूज होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी पॉली एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। बरसाती किससे बनाया जाता है? तो बरसाती या रेनकोट जो होते हैं ये पॉलीकार्बोनेट के बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पॉलीकार्बोनेट के बनते हैं बरसाती या रेनकोट। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन का निर्माण जो होता है ये होता है आपका टेट्राफ्लोरो इथिलीन के निर्माण के द्वारा, बहुलीकरण के द्वारा इसके। ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण करके टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक बनता है। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो जो पीवीसी बनेगा ये विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विनाइल क्लोराइड राइट आंसर है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य जो है किसका बहुलक है? तो बेकेलाइट, फिनॉल जो है ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड्स का बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। प्लास्टिक वस्तुतः इनमें से क्या है? तो जो प्लास्टिक होता है ये वस्तुतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक राइट आंसर है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका टेफ्लॉन ये पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक पूछा गया है तो देखो ऊन, रेशम, चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। नाइलॉन ये प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है तो क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से आपका पीवीसी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी पीवीसी राइट आंसर है। ऑरलोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ऑरलोन जो पॉलीमर बनता है ये आपका बनता है एक्रिलोनाइल ट्राइल, एक्रिलोनाइल ट्राइल ऑप्शन नंबर ए के द्वारा बनने वाला पॉलीमर है ये। टेफ्लॉन क्या कहलाता है? तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये आपकी पीड़कनाशी के रूप में यूज होती थी। ऑप्शन नंबर डी पीड़कनाशी राइट आंसर है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है आपका कोलतार। ऑप्शन नंबर ए कोलतार राइट आंसर हो जाएगा नेफ्थलीन के लिए। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिथाइल आइसोसाइनेट राइट आंसर है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है तो आंसू गैस में आपका क्लोरो एसिटोफिनोन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरो एसिटोफिनोन राइट आंसर है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है तो फूड प्रोसेसिंग हेतु आपका बेंजोइक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल राइट आंसर है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सोडियम बेंजोएट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के लिए प्रतिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोएट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यही होता है। खाने की जो वस्तुएं रहती हैं
उसको खराब होने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट। देखो, खाना बचाने के लिए, सही रखने के लिए लंबे समय तक, फलों के रस के लिए। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। कोई भी खाने वाली वस्तु होगी ना, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। दवा बनाने में काम में आता है क्या? अब दवा बनाने की बात आ गई है, देख लेते हैं। तो दवा बनाने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल राइट आंसर है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका 4-क्लोरोएसिटोफेनॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम है आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन राइट आंसर है। मिर्बेन का तेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिर्बेन के तेल के नाम से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिर्बेन का तेल। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबेंजीन, ये मिर्बेन का तेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई नाइट्रो टोलुइन मतलब TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन क्या है एक? तो ट्राई नाइट्रो टोलुइन ये आपका है विस्फोटक, TNT बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विस्फोटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB क्या है? तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन ये होता है आपका, ये भी विस्फोटक होता है, TNB भी और TNT भी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोबेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। गैमेक्सीन है एक क्या? तो जो गैमेक्सीन है ये आपका एक कीटाणुनाशक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गैमेक्सीन एक कीटाणुनाशक है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सीन को रासायनिक में बोला जाता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया था वोलर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी वोलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी एमाइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व आपका यूरिया में होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइट के नाम से जाना जाता है? तो कार्बामाइट के नाम से यूरिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी यूरिया को कार्बामाइट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार हुई है आपकी यूरिया। याद रखना, सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक है जो है आपका यूरिया प्रयोगशाला में तैयार होने वाला। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं आपका पूर्तिरोधी के लिए। ऑप्शन नंबर सी पूर्तिरोधी राइट आंसर है। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन करके निकाला जाता है? तो आयरन यौगिक से आपका बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे और गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं खाना चाहिए, निम्नलिखित क्रिस्टल ना बन सके। तो यदि आपको पथरी से बचना है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट अंडे में भी होता है, टमाटर में भी होता है, दूध में भी होता है और गोभी में भी। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करेंगे जितना आपको जरूरत है उससे ज़्यादा, तो आपको खतरा रहेगा पथरी बनने का। ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है इनको। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, तो मानव गुर्दे में बनी हुई पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की प्राय बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर है। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्याही के धब्बों को ऑक्जेलिक अम्ल यूज करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? तो फोटोग्राफी में हम फेरस ऑक्जेलेट के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में आपका टार्टरिक अम्ल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के अंदर आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर अपन खाते हैं फल, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड मुक्त इनमें से किसमें होगा? तो सिट्रिक एसिड निकलेगा आपका नींबू में से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नींबू राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्र होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों के अंदर यदि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो आपको थकावट आएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो दही का खट्टापन आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लैक्टिक एसिड राइट आंसर है। सिरका या विनेगर होता है क्या? तो सिरका या विनेगर ये जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है, ऑप्शन नंबर ए। जल में आप 5% एसिटिक अम्ल घोल दें, सिरका या विनेगर तैयार हो जाएगा। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण आता है? चूंकि सिरका एसिटिक होता है तो एसिटिक एसिड के कारण आपका सिरके में तिक्त स्वाद आता है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो सिरके के अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। टमाटर सॉस में पाया जाता है इनमें से क्या? तो टमाटर सॉस के अंदर आपका साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? तो सीरा अति उत्तम कच्चा माल है आपका एसिटिक अम्ल के लिए, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके के अंदर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एसिटिक अम्ल यूज होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तो लाल चींटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लाल चींटी राइट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। बायोडीजल में ट्रांस एस्टरिफिकेशन अपनाया जाता है। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्रियस अम्ल होता है, तो काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्रियस अम्ल होता है आपका 10% एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पायरोलिग्रियस अम्ल जो है का अवयव है, ये किसका अम्ल अवयव है? तो ये आपका पायरोलिग्नियस अम्ल जो है एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन इन सभी का अवयव है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? तो एल्डोल संघनन ये एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच में नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। यूरोट्रोपिन है क्या? तो यूरोट्रोपिन आपका हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन है, ऑप्शन नंबर सी हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन राइट आंसर है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन पाई जाती है, बनाई जाती है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय घोल होता है उसको फॉर्मेलिन कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेलिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इस मिश्रण में आपका होता है पानी और एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसके साथ? तो टेट्राथैलिक अम्ल और साथ में आपका मिलाया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन के बाद, ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन कि इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर इनमें से क्या प्राप्त होगा? इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको ये कमेंट करके बताना है।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको जीके की साइंस की जो है पीडीएफ परचेस करना, जीके साइंस 10,000 क्वेश्चन, तो दिए गए नीचे वाले जो नंबर पर है उस पर व्हाट्सअप करिए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। 300 रुपए की पीडीएफ है, सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 में मिलेगी, वो भी केवल और केवल जब तक आपका ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, इसलिए ये ऑफर आया है। बाकी अदर एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए 1000 बच्चों को 99 में मिलेगी। जिसको भी परचेस करना है जरूर परचेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।